से बायो लिखते हैं सब अपनी बायो में। एक्चुअली सबकी इंस्टाग्राम की बायो पढ़ के थोड़ा बहुत पता चल जाता है लोग के बारे में कि वो क्या प्रेफरेंस रखते हैं, क्या वो चीजें फॉलो करते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा कि एक्चुअली मेरी लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कृष्ण जी से रिलेटेड ना हो। ही इज द सेंटर इन माई लाइफ। Great. So if you know, the father of surgery is Maharshi Shishrup. Yeah, correct. Like we read सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जी ने ही शल्य, हमारे में शल्य चिकित्सा बोला जाता है सर्जरी को। तो जो फर्स्ट सर्जन थे वो सुश्रुत थे। Okay. उन्होंने ही सर्जरी के रूल्स रेगुलेशंस और कैसे करनी चाहिए। एक बार मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्यों जाते हैं क्लब, मतलब क्या जानना, मोटिव क्या है क्लब जाने का ना। तो उन्होंने बोला कि क्लब इसलिए जाते हैं कि हम ना अपनी जो भी टेंशन है ना उसको हटा के वहां पर एक वो ड्रिंक इसलिए करते हैं कि वो एक हाई स्टेट में चले जाएं। और या फिर, और मुझे ऐसा लगता है ना पेशेंट की, एक मेरे सर हैं, एक मेरे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर विक्रम गुप्ता। उन्होंने मुझे एक बात बताई। ही टोल्ड मी कि अगर आप पेशेंट की बात सुनोगे ना पूरी अच्छे से, अगर आप उनकी प्रॉब्लम सुन लोगे ना, तो आधा पेशेंट क्योर वैसे ही हो जाता है। यही मैं बोलना चाह तो रहा हूँ। अगर आप वुमेन और मेन की दोनों की अगर सेम लेवल पे बात करो, तो अगर मैं दोनों को एक एक ग्लास अल्कोहल दूं पीने के लिए, तो विमेन्स का जो ब्लड अल्कोहल लेवल है वो जल्दी इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू मेल्स। तो विमेन्स की टेंडेंसी जल्दी होती है टू गेट ड्रंक। हेलो व्यूअर्स, हरे कृष्णा। मैं त्रिभुवन आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक और कृष्ण भक्त हरिद्वार से जुड़ रही हैं। वो पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। चलिए आपकी मुलाकात कराता हूं डॉक्टर प्रतीक्षा दीक्षित, एक युवा चेहरा और अपने चिकित्सा क्षेत्र के अलावा कृष्ण भक्ति में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा जी, स्पिरिचुअल टॉक टीटी शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला। मुझे पता है कि आपका हॉस्पिटल का शेड्यूल, आपका ओटी के शेड्यूल, आप बहुत बिजी रहते हैं, और उसके बावजूद भी आपने लेट इवनिंग इंडिया के हिसाब से आपने टाइम निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस स्पिरिचुअल टॉक शो। थैंक यू। तो व्यूअर्स, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ एक सेइंग के साथ, कोट अनकोट, एज ए डॉक्टर आई कंफर्म दैट कृष्णाज स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। ये अति सुंदर बात है जो दिल को छू जाती है, और ये डॉक्टर प्रतीक्षा जो मेरे साथ हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में लिखा है। तो चलिए शुरुआत इसी से करता हूं। सो डॉक्टर प्रतीक्षा, थोड़ा आप एक्सप्लेन करें इस वाक्य को। तो ये मैंने ऐसे बायो लिखते हैं सब अपनी बायो में। एक्चुअली सबकी इंस्टाग्राम की बायो पढ़ के थोड़ा बहुत पता चल जाता है लोग के बारे में कि वो क्या प्रेफरेंस रखते हैं, क्या वो चीजें फॉलो करते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा कि एक्चुअली मेरी लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कृष्ण जी से रिलेटेड ना हो। ही इज द सेंटर इन माई लाइफ। ग्रेट। So even if I am in the medical field, then also I always, try to do things which is related to Krishna, or somehow which things relates me to Krishna. Okay. So I believe medicines के साथ साथ, like physical health के साथ साथ आपकी mental health भी बहुत जरूरी होती है। तो वो mental health पे वर्क करने के लिए I believe Krishna consciousness is the best. Great. Great. So once you see his smile, you can never go away from that. Yeah. He's so good.
Absolutely. Great. So that quote reflects your personality, Dr. Pratiksha. Actually, these things gives a very wider view and prospect of a life, basically. And your faith on the Krishna devotion, that is also it reflects. So nice to see that kind of quotes on the social media pages. So अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आप प्रतीक्षा, आप जो है थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, अपना फैमिली का बैकग्राउंड, अपनी एजुकेशन, शिक्षा और आपका बचपन कैसे बीता, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस और कृष्णा डिवोशंस के मार्ग को फॉलो करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक मार्गदर्शक होगा। तो जी मेरी लाइफ ना बहुत नॉर्मल रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन से ही मैं बहुत कृष्णा कॉन्शियस थी या मेरी फैमिली बहुत कृष्णा कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग एक ब्राह्मण फैमिली है, मेरी पूरी फैमिली एक ब्राह्मण है। तो नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह मेरी भी एक बहुत बड़ी फैमिली है। Right. तो मेरा जन्म कानपुर में हुआ है। Okay. तो मेरी इनिशियल स्टडीज कानपुर में हुई है, जैसे आई वाज इन कानपुर टिल माय 4th स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद में हम लोग आगरा शिफ्ट हो गए। पापा ने अपना बिजनेस आगरा में स्टार्ट कर दिया। तो Okay. फिर क्योंकि आगरा जहाँ तक अगर आप जानते हो वृंदावन धाम के बहुत पास है। पास में है, बिल्कुल। मेरी जो मम्मी है वो आगरा की ही है प्रॉपर। ओह, ओके। तो मेरी मम्मा और मेरी नानी नाना सब लोग ना बचपन से ही मतलब हम लोगों को कहानियां सुनाते थे, बताते थे। तो वो ना हमेशा राधा कृष्ण की ही कहानियां सुनाते थे। राधा कृष्ण करते थे, वो ऐसी लीला करते थे, वो ये करते थे। और मेरे पापा मुझे मीराबाई की कहानियां सुनाते थे। ओह, ग्रेट। तो मैं अगर बचपन से मैंने किसी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करा है तो वो मीराबाई जी हैं। ओके। मैं उन बहुत मतलब मैं उन्हें दिल से प्यार करती हूँ, मैं उनसे इतना कनेक्ट करती हूँ। ओके। तो ऐसे पर मेरे मम्मा पापा बहुत डिवोटीज नहीं है, दे आर नॉट डिवोटी। जैसे नॉर्मल फैमिलीज में सब भगवान की पूजा होती है, सब भगवान की कॉन्शियसनेस होती है। तो मेरे मम्मा पापा भी ऐसे हैं कि ओके। वो सबके लिए कॉन्शियस है। तो आई वॉज ऑल्सो द सेम, बचपन से जो हमें सिखाया गया था वही। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो हमारे यहाँ पहले भी अनियन गार्लिक नहीं बनता था कभी भी घर में। हाँ। तो वो चीज एक हमारे में एक सात्विक गुण हमेशा से था कि हम कुछ भी ऐसा नहीं खा रहे हैं कि हमें तामसिक है। और हमारे यहाँ पहले भी भगवान जी को हमेशा से ऑफर करा जाता है खाना पहले खाने के। तो वो एक प्रसादम बन जाता है। तो ये सारी चीजें मुझे बचपन से ही पता थी क्योंकि मेरे घर में ये सारी चीजें फॉलो होती हैं। प्लस राधा कृष्णा के लिए आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड, पर मैं इतना कॉन्शियस नहीं थी पहले। पर मुझे एक था कनेक्शन। पर आई वॉज मोर ऑलवेज इनटू स्टडीज। तो मुझे कभी ऐसे बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने का कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके। पर यस, बचपन से मतलब मम्मा पापा ने जो जो टीचिंग्स दी हैं हमें, संस्कार दिए हैं, तो वो सब हमने कोशिश करी कि हम अपने अंदर प्रिजर्व करके रखें। ग्रेट। ओके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट, बिल्कुल आपने सही कहा, बीइंग अ ब्राह्मण फैमिली, मैं भी ब्राह्मण फैमिली में बिलोंग करता हूँ, तो हमें घर से ये चीज़ें संस्कार में तो मिलती हैं कि पूजा पाठ करनी है, सात्विक खाना है, और भगवान को मानना, सुबह शाम की पूजा होना, तो ये सब ब्राह्मण फैमिलीज में बहुत कॉमन है। तो शायद इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अगर कुछ डिवोशनल जर्नी करना चाहते हैं तो दैट गिव यू ए कुशन, राइट। आपको यस। एडिशनली कुछ न्यू एक्सप्लोर नहीं करते हैं। यू हैव ऑलरेडी द बैकग्राउंड, यू हैव ऑलरेडी द फेथ और कन्विक्शन ऑलरेडी है, क्योंकि हम सिर्फ फेथ नहीं करते हैं, वी हैव अ कन्विक्शन ऑन द यस। गॉड, राइट। जो भी हम फॉलो करते हैं हमारी कन्विक्शन है, और शायद उसी का रीजन है कि हम सस्टेन कर पाते हैं, हम अपने जीवन में उतार चढ़ाव के चीज़ों से बहुत आसानी से हम फेस कर पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और एजुकेशन में आपने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से करी? तो मैं एक आपको सीक्रेट बताती हूँ कि मैं हमेशा से आई वॉज मोर इनटू डांसिंग। ओ। मुझे हमें मतलब बचपन से मेरे पापा ने, आई रिमेम्बर जब मैं 12th में थी तो पापा ने मुझसे पूछा था व्हाट डू यू वांट टू बी। आई सेड आई वांट टू बी अ कोरियोग्राफर। ओके।
बट सिंस क्योंकि पहले भी मम्मा पापा सब ऐसे सोचते थे कि अगर आप डांस करोगे, अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो बहुत स्ट्रगल होगा आपके लिए। बीइंग अ गर्ल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू ऑल द हार्डशिप्स अलोन। तो वहां पर मेरे को एक ऐसा पापा ने बोला कि यू हैव टू बिकम समथिंग इन ऑर्डर टू परस्यू योर पैशन। अगर आप तो फिर पापा के अकॉर्डिंग कि अगर मैं कुछ बन जाऊं पहले लाइफ में, फिर मैं कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो आई सेड ओके। तो उसके बाद में माय फादर वांटेड मी टू बी डॉक्टर, एंड मोर स्पेसिफिकली टू बी एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। ही वांटेड मी टू बी दैट। तो आई वाज लाइक ओके, जो आप चाह रहे हो आई विल डू दैट। क्योंकि आई वांटेड टू बी अ डांसर, बट यस initially I was not much interested, पर जैसे जैसे I went into this medical field and everything, और जो हम पेशेंट से इंटरेक्शन करते हैं, जब हमें और जानने मिलता है वेद के बारे में, तो इट इज ब्यूटिफुल, लाइक इट इज सो रिफ्रेशिंग, सो पॉजिटिव कि लोगों को पता ही नहीं है अभी इन चीजों के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। Correct. तो एक बहुत अच्छी चीज मिली मुझे, एंड आई एम थैंकफुल टू माय फादर फॉर दैट, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो शायद मैं नहीं करती। एब्सोल्युटली। और आपके फादर ने आपको बहुत बहुत बढ़िया बात बोली। एक्चुअली होता बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप डे वन से, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा पैशंस हर एक के अंदर होता है, कोई गाता है, कोई डांस करना पसंद करता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करता है, तो ये, और कोई किसी को रीडिंग पसंद है, तो हर तरह, कोई ट्रैवलिंग है, कोई कुकिंग है, तो हर एक की कुछ ना कुछ जो है पैशन होता है, किसी का कुछ ना कुछ हॉबी होती है। तो वो आप और अच्छे तरीके से कर पाते हैं अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, बिकॉज यू हैव दैट लिबर्टी, फाइनेंशियल लिबर्टी एंड दैट स्टेटस को, कि आप उसको और अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। तो ये आपके फादर ने बहुत बढ़िया आपको राय दी। और दूसरी बात है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो आपका जो है स्क्रिप्चर्स के साथ नॉलेज होना, और जो हमारे वेदों में और इसमें आयुर्वेदा के बारे में लिखा गया है, शायद अब आप उसको और ज्यादा कनेक्ट कर पाती होंगी। दैट इज, आई एम सॉरी, सो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसा अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि दैट विल कॉम्प्लीमेंट यू, दिस दिस पाथ विल कॉम्प्लीमेंट यू विथ योर प्रोफेशन एज वेल। यस, आई टेल यू वन लिटिल थिंग फ्रॉम माय लाइफ। जब भी आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, क्योंकि मेडिकल में जाने के लिए एक नीट एग्जाम होता है, उसे क्लियर करना होता है। तभी, और नीट समटाइम्स इट इज वेरी डिप्रेसिव, क्योंकि कंपटीशन है, इतने ही ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप स्कोर नहीं आ, तो आपको स्ट्रेस होने लग जाता है कि एम आई नॉट गुड इनफ, और व्हाट एम आई डूइंग। ऐसे सपोज आप स्कूल में एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, पर एक आपकी लाइफ में एक फेज आया जब आप अच्छा नहीं कर पा रहे, और आपको अभी प्रेशर है कि आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, राइट? तो व्हेन दैट फेज इन माय लाइफ, तो वहां पर जब मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूंगी क्या बाद में अगर मैं ये क्लियर नहीं कर पाऊंगी, तो उस टाइम पे आई एक्चुअली स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा था कि गीता हैज ऑल द सोल्यूशन। तो सब लोग बोलते थे कि दिस बुक इज शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, दिस बुक हैज ऑल द सोल्यूशन, ऑल आंसर्स, ऑल तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, बिकॉज आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड राइट नाउ, आई शुड ट्राई दिस एटलीस्ट। तो मैंने गीता पढ़ी, थोड़ा कोशिश करी पढ़ने की। इट वाज हिंदी, भागवत गीता यथारूप। ओके। तो क्योंकि हम हमेशा से वी आर सीबीएस डॉक्टर प्रतीक्षा, आर यू देयर? स्टूडेंट्स, तो हम बहुत ज्यादा हिंदी में अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा इंग्लिश में अच्छे नहीं। वी लाइक, यस, कैन यू नॉट हियर मी? In between it was pause. I think some maybe the network problem. I don't know. थोड़ी देर के लिए आपका ऑडियो थोड़ा सा पॉज हुआ था। Now is it okay? Yeah, now it is fine. Now it is okay. तो आपने कहाँ तक सुना? हाँ, मैं आप बता रहे थे कि जो है ये जो आप आपके फील्ड में, और वो जो आपको उस समय
प्रॉब्लम, मतलब आप फील कर रही थी स्ट्रेस, तो गीता से वो वाला कॉन्टेक्स्ट पर हम बात कर रहे थे। तो आई थॉट कि मैं एक बार गीता पढ़ती हूँ तो मुझे समझ आएगा कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही। हम्म। तो मैंने स्टार्ट करा गीता पढ़ना थोड़ा सा, हम्म। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसमें इतनी हिंदी, उसमें प्योर हिंदी लिखी हुई है, और एक सीबीएसई बच्चे को जिसने कभी इतनी शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ी, उसे एकदम से हिंदी पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। तो मुझे समझ नहीं आया, और उस टाइम में इतनी कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस नहीं थी कि मुझे पता हो कि गीता पढ़ने के क्या रूल्स होते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको गीता हम्म। को, कुछ नहीं पता था। हम्म। तो मैंने छोड़ दिया बीच में। मुझे ऐसा लगा मुझे नहीं आता पढ़ना, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं अपना पढ़ाई कर लेती हूँ, बाद में देखूंगी। ओके। मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम में आई वांटेड टू डू एमबीबीएस। ओके। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे एमबीबीएस का कॉलेज लेना है, बट मेरे पापा वाज लाइक नहीं, यू शुड बी डूइंग आयुर्वेदा ओके। because Ayurveda is more beautiful than allopathy, you know. My father believed that. So somehow, I don't know, because maybe it was Krishna's plan, I यस। got into the Ayurveda. तो प्रभु जी, आयुर्वेदा में फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है। ओके। ओके। यस। तो जो हमारी संहिताज हैं, जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये सब संस्कृत में है। तो हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है ताकि हम उसे समझ पाए अच्छे से। ओके। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ी, ऑटोमेटिकली आई गॉट अट्रैक्टेड अगेन टुवर्ड्स भगवद गीता। ओके। ओके। उसके बाद में इट वाज मोर इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द लैंग्वेज, यू नो, हाँ। दैट कि ये लिखा हुआ है, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द हिंदी एटलीस्ट। एब्सोल्युटली। और आई वाज ऑलवेज कनेक्टेड टू कृष्णा, यू नो। हाँ। ट्रू। गुड। तो मेरे को एक चीज ये समझनी है कि आयुर्वेदा में सर्जरी का क्या रोल होता है। मैं जो समझता था वो ये समझता था कि मेडिसिन, only the field is the medicine area, not the surgery. But when yesterday you told me you are in, you have the OT and that stuff, I thought I will ask this question. Sorry about, Okay. because I really don't know that area. No problem. If you know, the father of surgery is Maharishi Shushrut. Yeah, correct. Like we read सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जी ने ही शल्य, हमारे में शल्य चिकित्सा बोला जाता है सर्जरी को। तो जो फर्स्ट सर्जन थे वो सुश्रुत थे। ओके। उन्होंने ही सर्जरी के रूल्स रेगुलेशंस और कैसे करनी चाहिए, एक प्रोसीड, एक अप्रोच कैसे करनी चाहिए, सब उन्होंने बताया। ओके। तो जब सर्जरी, जब शल्य शुरू ही आचार्य से हुआ है, आचार्य गण से हुआ है, तो आयुर्वेद तो होना ही था ना। पर क्योंकि ये नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि लोगों को नहीं पता, प्लस गूगल पे या फिर आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो एक विकिपीडिया पे आयुर्वेद को सूडो साइंस लिखा हुआ है, तो इट इज एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज राइट नाउ। वेज की लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली आयुर्वेदा कितना ब्यूटीफुल है। हाँ, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। तो जो सर्जरी, तो जो सर्जरीज होती हैं, मतलब वो आपकी नॉर्मल जैसी एलोपैथिक में सर्जरी होती है वैसी होती है, केवल मेडिसिन का चेंजेस होता होगा, राइट? बाकी सर्जरी इज ऑल सेम। यस, इनिशियली मेडिसिन आर ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि आप एकदम से किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहे हो या फिर आप एकदम से अप्रोच कर रहे हो सर्जरी के बाद में, तो यू हैव टू गिव द मेडिसिन, यू नो, फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। बट देन उनकी मैनेजमेंट, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो उनका चलता है लॉन्ग टाइम के लिए, वो आयुर्वेदिक वो मेडिसिन। आयुर्वेदिक होगा, बट इनिशियली जैसे एंटीबायोटिक्स हैं ये सब आपके नॉर्मली चलते होंगे, क्योंकि वो इमीडिएट आपको हील करने के लिए चाहिए ना, तो दैट विल रिमेन सेम। ओके। लाइक फॉर 1 to 2 days पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम देते हैं उनको, पर फिर उसके बाद में वी स्टार्ट गिविंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स सो दैट वो हील करें। ओके। तो आपकी कोई स्पेशलाइजेशंस है, मतलब कोई इसमें भी स्पेशलाइजेशन होती होंगी ना फिर सर्जरी अगर कर रहे हो तो, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट है, जैसे आपके ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं, जैसे आपके न्यूरो के डॉक्टर हैं, तो इसमें भी कुछ स्पेशलाइजेशंस होती होंगी, राइट? इसमें होता है प्रभु जी, अभी मैंने बीएमएस करा है तो इट्स द अंडर ग्रेजुएशन। ओके। सो अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है। ओके। ओके।
इंटर्नशिप के बाद में वी गो फॉर पीजी, ओके पोस्ट ग्रेजुएट, विच इज स्पेशलाइजेशन। अगर आपको किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना है तो यू हैव टू गो फॉर पीजी। ओके ओके, इट्स रिमेन्स राइट, या स्पेशलाइज। या ओके, गॉट इट। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन स्ट्रेट अवे, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अब डॉक्टर के जैसे पेशे में जहाँ पर कि ज़्यादातर लोग अपने कैरियर और मटेरियल लाइफ की जो चीज़ें हैं लाइफ में उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सर्कल होगा, आपके को फेलो डॉक्टर्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे। तो ये आध्यात्मिक वाला जो था, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपका मैं समझ गया कि फैमिली का था, बट आप कह रहे हैं कि फैमिली में ऐसा कोई डीप डिवोशनल डिवोटी नहीं है, राइट? बट स्टिल आप आध्यात्म की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हुई। व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाट इज द स्पार्क फॉर दैट? तो मेनली एक मेरी लाइफ में ऐसा बहुत ऐसा प्रभु जी, मेरी लाइफ में कुछ बहुत डार्क या फिर कुछ ऐसा एकदम से टर्निंग पॉइंट नहीं आया है कि मेरी लाइफ में ये हुआ और फिर एकदम से मैं मुड़ गई और मैं कृष्णा कॉन्शियस हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं हमेशा से थोड़ा थोड़ा आई हैड दिस सॉफ्ट कॉर्नर फॉर लॉर्ड कृष्णा। फिर उसके बाद में जब आई थिंक कोरोना आया था, उसके पहले आई स्टार्टेड रीडिंग भागवत गीता ऑन माई ओन, खुद से, कि नाउ इफ लाइक अभी मुझे वर्ड समझ आ रहे हैं गीता के, तो आई शुड नो मोर, राइट? तो मैंने पढ़ना शुरू करा था खुद से। फिर क्योंकि मैं उस जगह से हूँ, मुझे वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत पता था, ब्रज के बारे में थोड़ा पता था, वहाँ की कहानियां पता थी। तो हम लोग हॉस्टल में क्या करते थे, जैसे मैं हॉस्टल में रहती थी पहले। ओके। तो हम हॉस्टल में एक सैटरडे नाइट होती थी, क्योंकि संडे ऑफ होता था। तो सैटरडे से कुछ लोग मूवीज देख रहे हैं, कुछ पार्टीज कर रहे हैं, कोई कुछ कहीं आउटिंग लेकर गए हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, मैं अपने रूम में, मैंने एक पेंटिंग बना रखी थी लॉर्ड कृष्णा की, बहुत बड़ी, वॉल पे। तो हमने वहां पूरा डेकोरेट करा हुआ था रूम। और फिर मैं सैटरडे नाइट में सबको इनवाइट करती थी हमारे रूम पे कि यू शुड कम एंड वी विल हैव वन कृष्णा नाइट। ओके, ग्रेट। तो फिर हम लोग बैठते थे, सब बैठते थे, और मैं उन्हें कहानियां सुनाती थी ब्रज की, कि इस टेम्पल की ये स्टोरी है और इस टेम्पल में ये लीला हुई थी, इसलिए इस टेम्पल को इसलिए पूजा जाता है, या यहाँ की इम्पोर्टेंस ये है, यहाँ की एक मेमोरी ये है। तो मैं उन सबको वो कहानियां सुनाती थी। तो हमारी सैटरडे नाइट्स ऐसे निकलती थी कृष्णा नाइट के लिए। तो प्रभु जी, जब आप बात करना शुरू करते हो कृष्ण के लिए, एक एक कृष्ण कृष्ण भक्ति के जो स्टेप्स होते हैं, अननोइंगली मैं जा रही थी धीरे धीरे वहां पास में। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ, पर क्योंकि मुझे अच्छा लगता था लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात करना, उनके बारे में बताना लोगों को, तो मैं करती रहती थी ऐसी चीजें खुद से। तो फिर कोरोना लग गया तो हम लोग घर पे थे, आइसोलेशन हो गया था, सब लोग अपने घर में थे, लॉकडाउन था। पर इट वॉज द पीक टाइम जब मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई लॉर्ड कृष्णा से। आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स फ्रॉम श्रीला प्रभुपाद। तो मैं प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड चैंटिंग, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एसोसिएशन फॉर डिवोटीज, एंड आई स्टार्ट अटेंडिंग कीर्तन्स। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं और बढ़ने लग गई। तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे आप हो या जैसे आप सोचते हो, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो, बनने लग जाते हो वैसे ही, उसी तो डायरेक्शन। जब मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ना शुरू करा, तो मुझे लोग ऐसे मिलते गए प्रभु जी, कि वो जो मेरी हेल्प करते गए, है ना, कि आप ऐसे करो, आप इन चीजों को ऐसे करो। फिर मुझे शिक्षा गुरु मिले जिन्होंने मुझे और बताया, चीजों के बारे में समझाया। तो कृष्णा, लाइक लॉर्ड कृष्णा की मर्सी की वजह से, श्री जी की मर्सी की वजह से मुझे लोग मिलते गए ऐसे, कि जो मुझे बताते गए कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बस उन्हीं के चिन्हों को फॉलो कर रही हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा करने की, पर हो जाती है नहीं, बहुत बढ़िया, आप बहुत सही डायरेक्शन में हैं, आप अपना प्रोफेशन में भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं इतना बोलूँगा, अभी तो आपका बहुत लंबा कैरियर है ऑन डिवोशनल जर्नी ऑल्सो एंड योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। तो
लेकिन एक चीज 100% है कि जब आप डिवोशनल जर्नी पर होते हैं तो आपके बाकी चीजें अपने आप सेप अप हो जाती हैं लाइफ में. योर प्रोफेशनल लाइफ विल सेप अप, योर पर्सनल लाइफ विल सेप अप, and all the challenges whatever you face in your day to day life you will easily come out of it. तो ये पावर आपको मिलने लगता है. तो यही स्पिरिचुअलिटी की जो है एक ब्यूटी है. तो मैं आपसे अगला प्रश्न जानना चाहूंगा कि कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद what noticeable changes you have experienced in your life? In my life, I think I have become more positive, Okay. more joyful about things. I think more active also. क्योंकि पहले प्रभु जी मैं ना थोड़ा ओवर थिंक कर देती थी चीजों को लेकर के. मैं बहुत जल्दी परेशान भी हो जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. क्योंकि मैं बताती हूँ, मैं हमेशा से अपने घर में रही हूँ और मैं छोटी बच्ची हूँ घर में. मेरे एक बड़े भैया हैं. Okay. तो मैं पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ अपने घर की. मतलब मम्मा पापा ने कभी भी मुझे बहुत डांटा नहीं है, मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं, अच्छे से रखता है. तो जब मैं बाहर निकली, जब मैं कॉलेज गई, जब मैंने हॉस्टल में रहना शुरू करा, तो मुझे थोड़ा समझ आया कि लोग अलग अलग भी होते हैं. मतलब आप बाहर निकलते हो तो आपको एक्चुअली पता चलता है कि हर कोई एक जैसा नहीं है. और जैसे लाइक आपको डुअलिटी पता चलती है इस वर्ल्ड की कि कोई कुछ बोल रहा है पर कर कुछ रहा है. मैं बहुत परेशान हो जाती थी पहले कि मतलब ऐसा क्यों. क्योंकि मेरे सामने रूपा जी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही लूंगी आपको कि आप ऐसे ही हो. पर तो पता चलेगा कि अच्छा आप ऐसे नहीं हो, तो इट विल हर्ट मी कि ऐसा क्यों. तो मैं ना परेशान हो जाती थी इस चीज को लेकर के. पर फिर मैंने अपने अंदर ये बात से खुद ऑब्जर्व करा कि नाउ मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता. मतलब जितना मुझे पहले पड़ जाता था कि ऐसा क्यों हुआ, पर अब मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, कुछ होगा रीजन, कुछ उनके कर्माज होंगे या कुछ कृष्ण जी का उनका कुछ अपना प्लान होगा कृष्णा का कि दे आर बिहेविंग लाइक. तो एक आपको ना चीजों को देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो ब्रॉड हो जाता है, वो एक अच्छा हो जाता है. आप चीज को पॉजिटिवली लेने लगते हो. और एक एक जो बहुत वास्ट डिफरेंस आपको पता चलता है अपने अंदर. मतलब मुझे पता चला अपने अंदर कि पहले अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे लगता था कि मैं तो सब ठीक कर रही हूँ पर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, भगवान गलत कर रहे हैं मेरे साथ. पर मुझे थोड़ा सा जब मुझे गुरुजन से सुनने मिला, जब मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिली, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये मेरे खुद के कर्माज हैं जो मेरे साथ गलत हो रहा है कभी. पर मुझे भगवान से एक्चुअली में प्रार्थना प्रे करना चाहिए कि आप मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं इस चीज को गो थ्रू कर पाऊं और मैं निकल पाऊं इस चीज से और मैं कुछ सीख पाऊं इस चीज से. तो आई फील कि मुझे बहुत इन चीजों में मुझे बहुत हेल्प मिली है कृष्णा कॉन्शियसनेस की वजह से. प्लस तो जी सुबह उठना इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क. अदरवाइज तो उठना बहुत मुश्किल काम है वैसे. पर जब आप थोड़े से कृष्णा कॉन्शियस होते हो तो आपको खुद मन करता है अंदर से कि आप सुबह उठो, आप मंगला आरती के दर्शन करो, आप प्रभु जी के दर्शन करो, आप सुबह सुबह कीर्तन सुनो. तो आई थिंक इन चीजों में भी मुझे बहुत लाइक मेंटली एंड फिजिकली दोनों फिट रहने का जो मौका मिलता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, विच इज वेरी ब्यूटीफुल. तो मुझे इन चीजों को अपने लिए मुझे लगा कि आई थिंक आई बिकम मोर पॉजिटिव, मोर एक्टिव टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स. बहुत बढ़िया बात यहाँ पर बताई आपने और शायद व्यूअर्स इसको नोट कर रहे होंगे. आपने 2-3 चीजें बहुत बढ़िया बताई हैं, बहुत बढ़िया बात कही आपने. अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वो ये है कि सिंस यू आर इन अ मेडिकल फील्ड, कृष्णा कॉन्शियस often emphasize the importance of selfless service and compassion. So how does your spiritual practice influence your approach to the patient care and your interaction with the colleague in the medical field? चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो आपके कलीग हो, मार्गदर्शक क्वेश्चन होगा वो सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स के लिए भी जो इस फील्ड में है कि उनको कैसे इन चीजों को लेना चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट है. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी पेशेंट्स हर तरह के होते हैं.
जैसे डॉक्टर्स भी हर तरह के होते, तो हर पेशेंट भी कंपैशनेट नहीं होता और हर डॉक्टर भी कंपैशनेट नहीं होता। कुछ कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बात सुनेंगे, प्रॉपर उनको डील करेंगे, और कुछ डॉक्टर्स वही थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, वो थोड़ा रूड हो जाते हैं कभी कभी पेशेंट्स के साथ में। Correct. और वो उन्हें भेज देते हैं, है ना। Correct. पर being spiritually connected, we automatically become compassionate, we automatically become humble. Correct. क्योंकि हमें पता है कि हर किसी के अंदर कृष्ण है, हर किसी के अंदर कृष्ण। तो अगर सामने वाला, हमारे साथ भी ऐसे होता है जी, अभी हम इंटर्नीज हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स वेट नहीं करते, वो हम पे करेक्ट, वो हम पे चिल्लाने लगते हैं कभी कभी कि आप हमें वेट क्यों करवा रहे हो, आप हमें पहले बुलाओ या उनको बाद में बुलाओ। पर उस टाइम भी, because I practice spirituality, because I practice this, so I keep my calm, always. Like it helps me to be calm. और मुझे ऐसा लगता है ना, पेशेंट की, एक मेरे सर हैं, एक मेरे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर विक्रम गुप्ता। उन्होंने मुझे एक बात बताई। ही टोल्ड मी कि अगर आप पेशेंट की बात सुनोगे ना पूरी अच्छे से, अगर आप उनकी प्रॉब्लम सुन लोगे ना, तो आधा पेशेंट क्योर वैसे ही हो जाता है। अगर वो आपको एक अच्छे से बात बताएगा और आप सुन रहे हो उसकी बात बैठ करके प्यार से, तो वो आधा क्योर वही हो जाता है। उसको एक बिलीफ है कि हाँ, इन डॉक्टर ने मेरी बात सुनी है, तो नाउ ही विल गिव मी द बेस्ट ट्रीटमेंट। करेक्ट। तो you have to be empathy, you have to keep empathy towards your patient always. Absolutely. I have learned through this Krishna consciousness and through my practice with my senior doctors, you have to be compassionate and humble at the same time. You should not be rude, क्योंकि अगर आप रूड होगे तो वो आपको भी मेंटली अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। करता ही है वो। अगर आप किसी पे गुस्सा करोगे, अननेसेसरीली किसी पे चिल्लाओगे, तो वो आपको भी इफेक्ट करेगा। आप इरिटेटेड रहोगे, आप छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाओगे। Correct. पर अगर सामने वाले को एक स्माइल दोगे, बोलोगे कि ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम बुला रहे हैं आपको, तो वो खुद ही शांत हो जाते हैं, मुझे वो खुद ही बैठ जाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता कि Correct. आप किसी के साथ से बात करो और वो चिल्लाने लगे, ऐसा कोई भी नहीं होता। Correct. अगर आप, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप प्यार से बात करोगे तो सामने वाला भी आपको प्यार से बात करेगा। Correct. अगर आप गुस्सा करोगे तो वो भी गुस्सा करेंगे। सिमिलरली अगर आप हम्बल रहोगे तो पेशेंट भी आपके साथ में अच्छे से रहेंगे और पेशेंट खुश होकर के जाएंगे। यही चाहिए ना डॉक्टर को, कि हम ट्रीट कर पाए अच्छे से। तो चलिए, ये चीज जो मतलब अब हमें पता चल रही है, ये चीज आयुर्वेद में बहुत पहले से प्रैक्टिस की जाती है, जिसको बोलते हैं आश्वासन चिकित्सा। हाँ, एब्सोल्युटली। आश्वासन चिकित्सा मतलब रोगी को बताना कि आप ठीक हो जाओगे। यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट योर डिजीज एंड एवरीथिंग, यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट योर रिकवरी। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो योर बॉडी विल हील फास्टर। तो ये चिकित्सा बहुत पहले से जो वैद्य हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर क्योंकि अब लोगों को थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस हो रही है आयुर्वेद को लेकर के, तो आई एम होपिंग कि थोड़ा और लोगों को पता चले और वो जल्दी ठीक हो। करेक्ट। अगला क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मेडिकल फील्ड से ही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कभी आपकी लाइफ में एथिकल डिलेमा आ जाती है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें, मतलब एग्जांपल मैं देता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं लोग यूजुअली। अब अगर उसका ट्रीटमेंट जो है 2 महीने की दवाओं से हो जाएगा, लेकिन पैसे बनाने के लिए डॉक्टर ये कह देते हैं कि नहीं जी चलो इसका तो ऑपरेशन होगा, ताकि ऑपरेशन से आप ज़्यादा पैसा बना सको। मतलब एक जनरल बात बता रहा हूँ। दैट्स हाउ, जैसे कि डिलीवरी के केस में इंडिया में है कि 99% वो लास्ट मोमेंट में ये बोल देते हैं कि जी ये तो कॉम्प्लिकेशन है और बगैर सर्जरी के ये बच्चा हो ही नहीं सकता। और मैं आपको अपने केस में बताता हूँ, मेरा वाइफ, जो मेरा बेटी थी, जब वो हुई थी, तो दैट टाइम माय वाइफ इज इन एट माय नेटिव प्लेस रानीखेत, वो गांव में है। तो वहां पे ना, मतलब डॉक्टर की एक्सेस तो है, बट ऐसा नहीं है कि आप जाके हॉस्पिटल में बैठ जाओगे। तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी घर पे हुई। अभी मेरा बेटा हुआ जब मैं गाजियाबाद में था,
तो पहली डिलीवरी नॉर्मल हो रही है, दूसरी डिलीवरी में डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, इसमें सर्जरी करनी पड़ेगी, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो आपको इतना डरा दिया कि आप बोलोगे अच्छा ठीक है यार कर लो। तो तो जबकि जो है पहली डिलीवरी सर्जरी होती समझ में आता, लेकिन पहली नॉर्मल है, दूसरी को सर्जरी करवा दिया। तो दैट्स हाउ कभी इस तरह की जो डेलीमाज होते हैं and जिसको आप एथिकल डेलीमाज जो बोलते हैं, वो कभी अगर आपकी लाइफ में आती हैं, तो मेरा पूछने का मतलब है कि हाउ दी कृष्णा कॉन्शियसनेस आपको उसमें सपोर्ट करता है कि यू टेक अ राइट डिसीजन, यू डोंट फॉलो द अनएथिकल practices. Might be sometime it is more not in your decision, but that may be the hospital decision or seniors decision, but still you will have some room जहां पर आप एटलीस्ट अपने अंदर तो ये सोचोगे ना कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये आपको कितना सपोर्ट करता है, ये सिस्टम, स्पिरिचुअल डिवोशनल सिस्टम जो है। गुरु जी, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगी कि अगर आप भागवत गीता पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर में ही लास्ट में जो कुछ श्लोकाज हैं उनमें आपको पता चलेगा कि अर्जुन को भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन्स थी जिनकी वजह से वो फाइट नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनको ऐसे याद किया हुआ है, FIDEC। ओके, दिस इज हाउ आई लर्न। ओके, तो एफ फॉर फियर, लाइक उन्हें डर था कि अगर मैं मारूंगा अपने गुरुजन को या फिर अपने से सीनियर लोगों को तो मुझे उसका रिएक्शन मिलेगा। एक और वो इग्नोरेंट थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था, इनडिसिसिव थे, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एम आई ऑडिबल? यस 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 यस। तो डी फॉर बी, उन्हें डिसीजन नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूं क्या ना करूं, उन्हें डिलेमा था, उन्हें कंफ्यूजन थी कि व्हाट शुड आई डू, राइट। ई फॉर लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, उनको उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं मार दूंगा सबको, अगर मुझे राज्य मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो मैं इंजॉय कैसे करूंगा, मेरी फैमिली में कोई होगा ही नहीं, मैं किसके लिए इंजॉय करूंगा, किसके साथ में इंजॉय करूंगा, उनको प्रॉब्लम थी, है ना। और सी फॉर कंफ्यूजन, ही वाज कंफ्यूज। तो जब हम लोग गीता पढ़ते हैं, जब हमें हमारे गुरुजन पढ़ाते हैं, तो ही ऑलवेज टेल्स मी कि आप अपने आप को रखो अर्जुन की जगह पे। तब आपको पता चलेगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हो, और जो सोल्यूशन भगवान कृष्ण ने उनको दिए हैं ना, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तो तब आप एक्चुअली में गीता अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, क्योंकि पढ़ सब लेते हैं, सब बुक्स पढ़ लेते हैं, पर आप कितना अप्लाई करते हो उससे पता चलता है कि आप कितना उस चीज को फॉलो कर रहे हो, है ना। तो प्रभु जी, जब मुझे ऐसा लगता है कि जो एथिकल नहीं है और जो नहीं होना चाहिए वो मैं नहीं करती। वेरी गुड। बहुत बार हमारे कॉलेज में हमारे, अभी मैं उस लेवल की स्टेज पे नहीं हूँ कि जहाँ मैं खुद से कोई डिसीजन हॉस्पिटल में या फिर किसी बड़ी अथॉरिटी में, पर जो छोटे छोटे लेवल्स पे भी डिसीजन होते हैं, जैसे कभी कुछ एक रूल पास हुआ है कि जिसमें अननेसेसरी पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है या अननेसेसरी डॉक्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग हमेशा ये चीज रखते हैं सामने कि इफ दिस इज नॉट राइट तो ये नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छे से प्यार से, विदाउट बीइंग रूड टू सीनियर्स और विदाउट एनीथिंग, बट यू शुड ऑलवेज डू योर धर्मा, यू शुड ऑलवेज फॉलो योर धर्मा। अगर आप अपना कर्म अच्छे से नहीं करोगे तो फिर आप फिर चीटिंग कर रहे हो ना अपने वर्क के साथ में। और लॉर्ड कृष्णा इवन ही सेज इन द 3rd चैप्टर 8th 9th श्लोक में कि ऑलवेज ऑलवेज डू योर वर्क। अगर आप अपना काम नहीं करोगे अच्छे से तो फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अच्छे से। और मेरे को ऐसा लगता है प्रभु जी, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि क्योंकि जब कभी कोई डॉक्टर चीटिंग करता है ना, जब कभी कोई डॉक्टर गलत चीजें बताता है ना, तो वो इसलिए बताता है कि उससे ज्यादा पैसे मिले। होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ही इज द एंजॉयर, अगर मैं एंजॉय कर रही हूँ तो मेरे पास ज्यादा पैसा आना चाहिए, पर उन्हें ये पता ही नहीं है ना कि ही इज नॉट द एंजॉयर, एंजॉयर इज ओनली लॉर्ड कृष्णा। It's
मेंशन इन द 5th चैप्टर ऑफ भागवत गीता कि आपका कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान कृष्ण का है। तो जब सब कुछ भगवान कृष्ण का है तो आप अपने पास इकट्ठा करके क्या करोगे? करेक्ट। आपके पास उतना होना चाहिए कि आप अपना सर्वाइवल कर लो और आप प्रैक्टिस कर पाओ स्पिरिचुअल, आप दान कर पाओ थोड़ा सा, बस थोड़ा सोशल अगर सर्विस कर पाओ, लोगों को मदद कर पाओ। अगर आप अपनी नीड से ज्यादा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो आपको ही फायर बैक करेगा। तो वो लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से वो एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका रिएक्शन उनको मिलता है बाद में। करेक्ट, एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और यही मुझे समझ में आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ से ये सारे स्ट्रेंथ मिल रही है। देखिए, दीज आर द स्ट्रेंथ इन लाइफ। फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिसेस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, राइट? छोटे छोटे डिसीजन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इट्स आई एम सेइंग अबाउट दी योर प्रोफेशनल थिंग्स। नो, इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो कुछ ऐसे अनएथिकल चीज़ें छोटी मोटी होते रहती हैं। तो एटलीस्ट व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ। तो आप वो अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, इन विच एवर लेवल इट इज, बट आप उनको इजीली एनकाउंटर कर पाती हैं, उनसे आप इजीली निकल पाते हैं, तो वो स्ट्रेंथ मिलती है। दैट इज द मैसेज। हाँ। और अगर मैं लाइक हमेशा ऐसा नहीं होता है, अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा सब चीज ठीक करके, नहीं होता मेरे है, से दैट इज ट्रू। बहुत गलतियां होती है सच में। अब पर मेरे पास गुरुजन है, मेरे पास मेरे शिक्षा गुरु है, मेरे पास वो लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि नहीं प्रतीक्षा, तुम ये गलत कर रही हो, ऐसे नहीं करनी। तो मैं उनकी एडवाइस फॉलो करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में मतलब थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गुरुजन के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलूँ। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप वो कर रही हैं जो अभी आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि गीता पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन उसको अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको यूज करना, वो हर आदमी के बस का नहीं है। तो वो आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। वही एक बहुत बड़ा आपका, मैं समझता हूँ कि आपको ब्लेसिंग है फ्रॉम द कृष्ण। अच्छा, आपने बार बार अपने गुरु की बात करी है, तो आपकी इंक्लिनेशन हुई है, इसका मतलब कंठी वंठी जो पहनाते हैं कुछ एक अच्छा, आपका नाम वाम तो वो नहीं लिया आपने, जस्ट वैसे शिक्षा ली इन्हीं है किसी गुरु से? प्रभु जी, अभी मेरी इनिशिएशन नहीं हुई है। ओके। अभी वो मेरे शिक्षा गुरु हैं श्री हरिनाम दास प्रभु जी। वो अच्छा। मुझे पढ़ाते हैं स्क्रिप्चर्स, भागवत गीता पढ़ाते हैं, वो मुझे भागवतम भी पढ़ाते हैं। जब भी वो ही टेक्स ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा। तो उनके द्वारा मेरे को जो भी कुछ थोड़ा बहुत पता है वो मुझे उनके द्वारा पता है। कीर्तन्स वगैरह करना या फिर मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना, वो मुझे थोड़ा मोटिवेट करते हैं। वैसे तो मेरी दीक्षा नहीं हुई है, पर अगर मर्सी हुई उनकी या फिर भगवान जी की तो शायद हो जाए जल्दी। ओके, ग्रेट। अगला क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सिंस यू आर अ यूथ, तो आपका कभी मन नहीं करता, दोस्त होंगे, लोग होंगे कि चलो जी घूम फिर के आते हैं, कुछ जो है पानी पूरी कचौड़ी खा के आते हैं, या जो है कहीं पार्टी वार्टी में चलते हैं, मूवी देख लेते हैं, कोई मूवी आ गई, तो कुछ इस तरह का मतलब विचार आता है कि नहीं आता है? क्योंकि अभी आप यंग हैं, मैं नेचुरली ये सब होगा, बट होता है कि नहीं होता, वो समझना चाह रहा हूँ। प्रभु जी, मेरे सारे फ्रेंड्स मतलब मेरी एसोसिएशन बिल्कुल भी डिवोटीज की नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिवोटी नहीं है, मतलब मेरे सारे जो दोस्त हैं वो सब नॉन डिवोटीज हैं। ओके। और है मेरे डिवोटीज भी फ्रेंड्स हैं, पर मेरे कलीग्स, मेरे कॉलेज के जो लोग हैं जो मेरे साथ चौबीसों घंटे रहते हैं, इवन मेरी रूममेट, वो लोग डिवोटीज नहीं है। ओके। पर प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब जैसे अगर सपोज किसी को घूमना पसंद है ना, तो वो कोशिश करेगा घूमने की, हर दूसरे दिन कहीं जाने की, है ना। अगर कोई किसी को पसंद करता है तो वो कोशिश करेगा उसके बारे में बात करने बात की, करने की, हाँ। उसके बारे में लोगों को बताने की, है ना। हाँ, करेक्ट। तो मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि मैं इन लोगों को भी बताऊं कि कृष्णा। लॉर्ड इतने मर्सीफुल है, उन्होंने ऐसे करा, तुम्हें भी प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड फॉलो भागवत गीता या यू शुड फॉलो दिस टीचिंग्स एंड एवरीथिंग।
तो मैं लगी रहती हूँ इन चीजों में कि जब मुझे टाइम मिलता है प्रभु जी, मैं इन लोगों को बिठा लेती हूँ और मैं इन्हें बताती रहती हूँ कि आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम ये वाला भागवत गीता पढ़ेंगे, आज हम। और कहीं ना कहीं पता नहीं भगवान की मर्जी है या क्या, मेरे को खुद भी नहीं पसंद मूवीज देखना। ओके। मुझे बचपन से ही नहीं पसंद कि बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वॉल्व करना मूवीज देखने में या अननेसेसरी पार्टीज करने में, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। ओके। ओके। पर पर भी समटाइम्स लाइक हम लोग नॉर्मल, क्योंकि अभी हम बहुत यंग है, तो ऐसे भी होता है कि कभी कभी मैं उनके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि अगर मुझे उन्हें अब अपनी बात माननी है तो हाँ, थोड़ा बहुत कभी मैं उनके साथ करना भी पड़ेगा। बैठ कर हाँ। उनके अकॉर्डिंग बात करती हूँ, मैं उनकी बातें भी सुनती हूँ। पर फिर मैं उनसे भी बोलती हूँ कि हाँ अब तुम भी मेरी बात सुनो, जो मैं बता रही हूँ, मेरे साथ टेम्पल चलो। तो हमारे घर के पास में ही श्री बांके बिहारी का टेम्पल है, बहुत सुंदर बांके बिहारी है वहां पे। हाँ। तो मैं सबको इकट्ठा करके ले जाती हूँ, जब भी छुट्टी होती है हमारी हॉस्पिटल से, जब भी हमें टाइम होता है हम सब वहां जाते हैं। इवन प्रभु जी एकादशी में मेरे सारे दोस्तों ने फास्टिंग करना शुरू कर दिया है। ओह, ग्रेट। अच्छा, तो बढ़िया बात है ये तो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ABCD इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पहले तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, आपको खुद अपना माइंड वेवर नहीं करना है कि अगर आज मैंने चैंटिंग कर ली पर मैंने कल छोड़ दी, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप इन जैसे मैं करती हूँ, मुझे हरिनाम प्रभु जी बताते हैं कि अगर आप 16 राउंड्स नहीं कर पा रहे तो आप मत करो, पर आप थोड़ा थोड़ा करो। जैसे आप 4 राउंड्स करो, 4 राउंड्स कर रहे हो तो आप उसे रेगुलर करो, आप उसे रेगुलर करो। कंसिस्टेंट। करेक्ट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिना अपना माइंड वेवर करे लोगों के साथ इन्वॉल्व भी हूँ और मैं उनको भी स्पिरिचुअल चीजों में इन्वॉल्व करूँ। पर मैं बस प्रे करती हूँ कि कान्हा जी से कि प्लीज मेरा माइंड वेवर ना हो, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चलिए, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न मेरा युवाओं की समस्या से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा स्टेट बताता हूँ, जो कि यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जो सारे कंट्रीज की थी, तो उसमें इंडिया की भी पॉपुलेशन के ऊपर वो स्टडी किया गया। तो उसमें considering the alarming statistics regarding the prevalence of depression and stress among the Indian youth, तो जो परसेंटेज है वो 31% टू 57% है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि 50% यूथ जो है वो स्ट्रेस में रहता है, ऐसा यूनिसेफ बोलता है। और इंडिया के भी बहुत सारे स्टैटिक्स हैं जिसमें हायर साइड में ही है। सो इट इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर यूथ, स्ट्रेस। तो आप जो है इस समस्या को के लिए फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड थॉट प्रोसेस उसको कैसे देखती हैं, और क्या सजेशन देंगी कि इस स्ट्रेस से जो यूथ आजकल परेशान है, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के स्ट्रेस में जा कर के अपनी लाइफ को स्पॉइल करते हैं, फिर वो नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, या फिर वो कुछ गलत डिसीजन ले बैठते हैं। और आए दिन सुसाइड के जो हैं, आपको सब कुछ होने के बावजूद भी लोग सुसाइड करते हैं। तो वो सारी समस्याएं एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं अपने सारे जो कृष्णा डिवोटीज के साथ डिस्कशन होता है, सबसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप इसको कैसे देखती हैं और इसको कुछ सजेस्ट करती हैं इसमें? तो जी डिप्रेशन, पहले तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, पीछे के टाइम में, तो डिप्रेशन नहीं होता था पहले। हाँ। अगर आपको थोड़ा सा मतलब आप अगर ये बात रियलाइज करी हो, इवन जब हम लोग छोटे थे तब डिप्रेशन नाम भी नहीं सुना था हमने कि कोई बीमारी होती है डिप्रेशन। करेक्ट। पर अब ये चीज इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हर दूसरा इंसान डिप्रेस है। अगर कोई आपसे अच्छे से हंस के बात कर रहा है, वो भी किसी बात से स्ट्रेस्ड है, वो भी किसी बात से डिप्रेस है ना। इवन हमारे खुद के लाइक जहाँ हमारी इंटर्नशिप चल रही है, वहां पर भी पेशेंट्स, अगर जनरल फिजिशियन के पास में 10 पेशेंट है तो उसमें से 5 पेशेंट डिप्रेशन के। करेक्ट। तो अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं पहले, तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट होते हैं, आयुर्वेद में होते हैं। जैसे हम शिरोधारा कराते हैं, एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा आहार देते हैं, अच्छा विहार देते हैं उनको, प्लस उन्हें नाटक कराते हैं, मेडिटेशन।
प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे कि वो अपने उस डार्क फेज से निकले जो भी उन्हें बॉदर कर रही है, और वो एक अच्छी प्रैक्टिस करें, एक योगा करें, थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करें, बॉडी प्योर करें और आगे बढ़े, है ना। तो ठीक है, लोग करते हैं, लोग रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी कर पाते हैं रिकवर, पर ठीक है, चल रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअल चीज को भी रख करके अगर आप इस चीज को ट्रीट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे सब कुछ बताया हुआ है, भगवान जी ने सब कुछ बताया। आपको पता है डिप्रेशन, अगर मैं अब स्पिरिचुअल लेवल से बात करूं तो भागवत गीता में ही आई थिंक 18th चैप्टर में श्लोक है, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, 34 35 है मेरी। भगवान जी ने, प्रभु जी वहां बताया है कि डिप्रेशन कैसे होता है, व्हाट इज दिस डिप्रेशन। तो उन्होंने वहां बताया है कि जो भी इंसान भय, शोक, विषाद या फिर स्वप्न, इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाता, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में चला जाता है, वो तामसिक हो जाता है। तो बॉडी में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। तो अगर तम गुण ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान एक लेथार्जिक स्टेट में चला जाता है, लेजी हो जाता है वो, है ना, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता, डिप्रेस्ड फील करता है। तो अगर इंसान, श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर कोई भी इंसान इन 4 चीजों से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसकी बुद्धि डिप्रेस्ड हो जाती है, उसको तामसिक हो जाता है ना। और इसका बचने का तरीका भी बताया है उन्होंने। बचने का तरीका है 5th चैप्टर में कि अगर आप अपने आप को इंजॉयर ना मान के, अगर आप भगवान को मानोगे कि हमारा तो कुछ है नहीं ना, हमारा किसी से अटैचमेंट है ही नहीं, जो है सब भगवान जी का है, जो है सब श्री कृष्ण का है, तो जो वो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे होंगे। अगर आप ऐसे माइंडसेट लेकर के चलोगे तो देयर आर चांसेस कि आप डिप्रेस ना हो। और मुझे डिप्रेशन का भी ना एक कॉन्सेप्ट है पूरा। अब होता है कि आप खुद अपने आप को रख के सोचना, आई एम सॉरी बट जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग, यू नो, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है ना, पहले तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। पहले हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारे साथ, अगर हम कुछ चीज सोच रहे हैं तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, पॉजिटिव ही नहीं हो। अप्स एंड डाउन तो इट इज अ पार्ट ऑफ एनीवन लाइफ। यही तो आपका जो है मनुष्य जीवन का लगा है ना। अगर हमेशा खुशी खुशी या दुखी दुखी मिलेंगे तो लाइफ फिर लाइफ ही नहीं है ना। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली। तो अगर हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव भी एक्सपेक्ट करना चाहिए पहले से, पर हम करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं अगर हमने ये करा है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, है ना। फिर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, अब नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो हम परेशान होने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं कि बुरा क्यों हुआ हमारे साथ, है ना। तो हमारा माइंड ना ये बहुत क्लेवर है, बहुत ज्यादा क्लेवर है। तो माइंड क्या करता है ना, वो एक बात पकड़ लेता है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा आपको डिस्ट्रैक्शन पे ले जाने का। तो उसने पकड़ ली ये बात कि आपके साथ में ये गलत हुआ है, आप परेशान हो इस बात को लेकर, तो वो रिप्ले करता रहेगा आपके अंदर कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम गलत हो, ये इसलिए गलत हुआ है क्योंकि आपने गलत किया है, समझ रहे हो। तो वो हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर देता है कि हमारा कैरेक्टर फ्लो है ये, हमारा कैरेक्टर फ्लॉ है ये कि हमारे साथ गलत हो रहा है ना। फिर हम सोचते रहते हैं। जैसे सपोज एक रोड है, अब उस रोड पे गड्ढे होना नेचुरल है ना, हर रोड पे गड्ढे होते हैं, है ना। तो अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस गड्ढे से बच के निकलेंगे, हम उस गड्ढे के साइड से निकलेंगे, है ना। पर माइंड वो इतना क्लेवर है ना, माइंड क्या करेगा ना, वो आपको उस गड्ढे में पुश करने की कोशिश करेगा कि आप गिर जाओ उस गड्ढे में। और वंस यू फॉल डाउन वो आपको बोलेगा आप इसलिए गिरे हो क्योंकि आपकी गलती है ना, आपके साथ बुरा हो रहा है क्योंकि आपकी गलती है, आप अच्छे नहीं हो। वो आपको इस साइकिल में इन्वॉल्व कर लेगा बिल्कुल कि आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें उस गड्ढे से बच के निकलना है। तो हम बच के कैसे निकल सकते हैं, थ्रू भागवत गीता, थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द रोप कि आप उसको पकड़ के साइड साइड से निकल जाओ, गड्ढे में मत गिरो, डिप्रेस्ड मत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो रेट बढ़ रही है डिप्रेशन की, अगर बचपन से ही बच्चों को ये नॉलेज दी जाए
अगर स्कूल्स में ही बच्चों के थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, थोड़ा प्रेयर्स करनी, थोड़ा आपको मतलब गीता का अध्ययन करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा नाम जप करना, चैंटिंग करना अगर सिखाया जाए, आई थिंक कि बच्चे बहुत लेवल पे अच्छी रेट लाएंगे, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि बच्चों को एटलीस्ट एक अच्छी एसोसिएशन बतानी चाहिए। और एक तो ना सबसे बड़ी चीज ना क्या हो रही है जी, आजकल बच्चे गैजेट्स में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब आप गैजेट्स में इन्वॉल्व होने लगते हो ना, आप बुक रीडिंग बंद कर देते हो। क्योंकि अब हर चीज फोन पर है। पहले हमारे पापा लोग, दादाजी लोग, वो क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, है ना। अब सब फोन पे आता है, अब सब कुछ फोन पे होता है, अब न्यूज भी फोन पे है, सब कुछ फोन पे है, तो अब उन्होंने भी न्यूज़पेपर पढ़ने बंद कर दिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो ये स्टडीज से भी पता चला है, और ये शीला प्रभुपाद जी ने भी बताया है कि जब आप बुक पढ़ते हो ना, पढ़ के नॉलेज लेते हो, तो आपका माइंड खुलता है, आप एक ब्रॉडर व्यू पे सोच पाते हो, है ना। तो अगर आप ऑनलाइन रीडिंग करके कुछ चीज ले रहे हो, तो वो शायद आपको उस लेवल पे ना समझ आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा अच्छी एसोसिएशन में डालना चाहिए, उन्हें बुक रीडिंग करानी चाहिए हमेशा से ही, उन्हें थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराओ, उन्हें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव फेस करने की भी स्ट्रेंथ दो, कि ठीक है अगर नेगेटिव हुआ तो भी कोई बात नहीं है, लाइफ खत्म नहीं होती है, लाइफ बहुत बड़ी है। आप और ट्राई करो, आप दोबारा ट्राई करो, आप एक अच्छे वे से ट्राई करो, है ना। तो उन्हें बचपन से थोड़ा मोटिवेशन मिले, प्रेशर ना मिलके थोड़ा सा उन्हें पॉजिटिव ट्रीटमेंट घर से भी मिले, तो आई थिंक बच्चे थोड़े अच्छे से रहेंगे और वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बचपन से ही उन्हें एक अच्छी टीचिंग प्लस बाद में भी एक अच्छा उन्हें स्कूल में एनवायरनमेंट मिले, तो आई थिंक ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। करेक्ट, तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। दो चीज़ें जो मुझे भी लगती हैं, एक तो डिप्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल प्रॉब्लम, आपका मोर टुवर्ड्स दी योर मेंटल इश्यूज है वो, बेसिकली आप डिप्रेशन में तभी जाते हैं। तो गीता या कोई भी चीज़, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे आप जो भी मंत्र चैंट करते हो, वो आपको ये पावर देता है इनसाइड से कि यू मेंटली स्ट्रांग। आप मेडिटेशन है, चाहे योगा करते हैं, चाहे आप चैंटिंग करते हैं, ये क्या देता है आपको? मेंटल स्ट्रेंथ ही तो देता है। दैट इज द की थिंग्स। तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई। और दूसरा आपने वो भी बहुत अच्छी बात कही कि बचपन से अगर वो संस्कार डाले जाएं थोड़े थोड़े, तो शायद, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बिगेस्ट थिंग्स हेयर, कैन मेक्स द डिफरेंस। क्योंकि बच्चों को अगर वो संस्कार दिए जाएं, वो उस लेवल पे उनको ला करके रखा जाए। गैजेट से इज डिफरेंट थिंग कि वो डिस्ट्रैक्ट करती है, बट साथ साथ में अगर आपको वो चीजें भी फॉलो अप करा रहे हो, तो देन आई थिंक दैट विल मेक द डिफरेंस। क्योंकि प्रभु जी क्या होता है कि अगर कोई छोटा पौधा है ना, अगर आप उसे पानी दोगे, करेक्ट, तो वो ग्रो करेगा। फिर आपको चाहिए कि वो पौधा उस डायरेक्शन में ग्रो करे, तो आप थोड़ा सा उसे बेंड कर देते हो उस डायरेक्शन में, और वो उस डायरेक्शन में ग्रो करने लगता है ना। पर अगर वो पेड़ बन गया है, फिर आप चाहो कि वो उस डायरेक्शन में ग्रो करे, तो वो नहीं करेगा। करेक्ट। तो हम लोग ना मंदिर जाते हैं, अभी जैसे कि एकादशी पे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एकादशी पे तो जरूर जाऊं मंदिर, एक डांस ऑफरिंग दूं अपनी भगवान जी के आगे। तो वहां पे एक बूढ़ी बूढ़ी आंटियां आती हैं, जो मतलब दादी माँ वगैरह वो लोग आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दादी माँ मेरे को बोलते हैं कि बेटा तू इतनी छोटी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी तो तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, आप इन चीजों में क्यों पड़े हुए हो, आप आगे बढ़ो, ये करो, अभी अपनी लाइफ जियो, है ना। तो मुझे बताओ कि मैं उनको पूछती हूँ कि दादी लाइफ कैसे जीऊं, क्या करूं कि जो आपको लगेगा मैं लाइफ जीऊं। और मैंने उन दादी को पूछा, मैंने कहा दादी आप चैंटिंग करते हो? तो उन्होंने बोला चैंटिंग। मैंने कहा आप नाम जप करते हो, माला करते हो? तो उन्होंने बोला अरे हम कीर्तन कर लेते हैं, हम भजन कर लेते हैं मंदिर आकर के, बस इतना बहुत है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि भक्ति आपने बुढ़ापे पे करनी है, आपने अभी नहीं करनी, गलत सोच है। तो वो है, बहुत मुश्किल है प्रभु जी, बुढ़ापे पे अपना माइंड भक्ति में लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि पूरी लाइफ आपने जो चीज करी ही नहीं, आप बुढ़ापे पे नहीं कर सकते। और बुढ़ापे पे करने का बेनिफिट भी क्या होगा? आप ये बताओ कि आपने सारी जिंदगी तो निकाल दी, जो भी प्रॉब्लम हुई होंगी, अप्स एंड डाउन्स में आप स्ट्रगल कर रहे होगे, बीमारियों से जूझ रहे होगे,
आप देखो ना कि शुगर के क्या प्रॉब्लम है आज की तारीख में, बीपी, शुगर, ये सब कॉमन डिजीज है इंडिया के अंदर, राइट। अब वो सारे क्यों हो रहे हैं? वो आपके खान पान और इसके अलावा आप कैसे अपने को मेंटली रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप अपने वेलबींग पर ध्यान देते हैं, तो फिर आपको उसका फर्क पड़ेगा। तो आप बुढ़ापे में आप क्या करोगे? अगर 70-80 साल में आप वैसे ही 8-10 साल के बाद वैसे ही निकल लोगे आप, तो फिर आपके पास समय ही कहाँ है कुछ करने का? तो दैट थॉट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप में एनर्जी, आप एक्टिव हो, तो अभी आप जो कर सकते हो वो आप बुढ़ापे में कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, और ये आपको बेनिफिट देगा, आपको इट विल गिव यू द स्ट्रेंथ। मैंने अभी आपसे ओपनिंग रिमार्क में ही ये बात बोली थी कि स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू दी स्ट्रेंथ इन ऑल एरियाज। प्रोफेशनल में जहाँ है आप वहाँ अच्छा करोगे, आप ऑफिस में हो अच्छे रिलेशन बिल्ड करोगे, आप अपने चिकित्सा के प्रोफेशन में हो, पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव करोगे, तो आपका नाम तो वैसे ही होगा। आप बोलेगा यार वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, वो ऐसे बात करती है, इतने प्यार से समझाती है और अपना जैसा ट्रीट करती है, राइट। सो दैट गिव्स यू दी पॉजिटिविटी, और वो आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती रहेंगी ना लोगों से, तो आपको अपने आप ही स्ट्रेंथ मिलने लगेगी। सो दैट्स हाउ आई थिंक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड होगा 2-4 मिनट का, हार्डली 2 मिनट का। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, बहुत समस्या है मार्केट में आजकल, मतलब समाज के अंदर, वो ये है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में आजकल जो है ना, शराब पीने की जो आदत है, जो ड्रिंक करने का है, अल्कोहल लेने का है, वो बढ़ते जा रहा है। इंडियन सोसाइटीज के अंदर भी बढ़ रहा है, वेस्टर्न में तो पहले से ही था। अल्कोहल लेना, ये करना तो इज ए वेरी कॉमन थिंग। लेकिन इंडियन सोसाइटी में भी आजकल जो लोग हैं वो इसकी तरफ बहुत ज्यादा है। मतलब अभी पहले ये होता था कि आदमियों पर ये ब्लेम था कि भाई वो ड्रिंक करते हैं, थोड़ा लाइफ स्पॉइल करते हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि अगर आदमी 1 पैक मारता है तो औरत 2 पैक मार रही होती है, उन्हीं की मिसेज जो है 2 पैक मार रही होती हैं। तो ये जो समस्या है ये बढ़ते जा रही है। तो ये जो स्टेटस को लेकर के लोग जाते हैं कि जी हम अगर ड्रिंक नहीं करेंगे, पार्टी में बियर नहीं पियेंगे, तो मतलब हमको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। तो हाउ डू यू थिंक कि ये जो मेंटेलिटी है ये किस तरह से इससे निजात पाया जा सकता है, और हाउ डू यू थिंक, आपका क्या एक्सपीरियंस है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? तो जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इज, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो करते हैं, ड्रिंक करते हैं। और कभी ऐसा होता है, बहुत रेयरली, वैसे आई ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन, पर कभी ऐसा होता है कि मैं वहां बैठी हूँ बट वो कर रहे हैं ड्रिंक, और मुझे, मैं इतनी फर्म हूँ अपने डिसीजन पे कि आई ऑलवेज से नो, एंड वंस देयर इज अ नो मीन्स ऑलवेज नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत इजी रहा है इन चीजों में, क्योंकि मैं हमेशा से क्लियर रही हूँ मुझे नहीं करना है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट थी, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत पहले ही शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, उनके बुक्स के द्वारा मुझे पता चला कि 4 चीजें लाइफ में फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है: नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, एंड नो इलिसिट सेक्स। These 4 rules are the basis of life, I think. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे ये चीजें बहुत पहले से पता चल गई, तो मैं इन चीजों में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुई। पर यस, ये आजकल है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। अगर एक, आई रिमेम्बर कि एक 2016 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 56%, आई थिंक यस 56% मेल्स, आई थिंक 56-54 समथिंग मेल्स थे, एंड 32% कुछ विमेन्स थी जो वो करते थे, अल्कोहल कंजप्शन करते थे। अब 2016 के बाद से क्या हुआ ना, ये गैप कम होने लग गया है, मतलब वुमेन ज्यादा इंक्रीज हो रही है अल्कोहल कंजम्पशन। यही मैं बोलना चाह तो रहा। अगर आप वुमेन और मेन की, दोनों की अगर सेम लेवल पे बात करो, तो अगर मैं दोनों को एक एक ग्लास अल्कोहल दूं पीने के लिए, तो विमेन्स का जो ब्लड अल्कोहल लेवल है वो जल्दी इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू मेल। तो विमेन्स की टेंडेंसी जल्दी होती है टू गेट ड्रंक। तो इसकी वजह से, अगर आप देखो, आप खुद देखो, विमेन्स के पास में एक भगवान ने एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, माँ बनने की शक्ति, है ना।
तो अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, अगर आप ड्रग्स ले रहे हो, अगर आप इन चीजों में बहुत ज्यादा हो, तो वो आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी इफेक्ट करेगा। जैसे आज के मिस कैरेजेस की रेट इतनी बढ़ गई है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज इतनी बढ़ गई है, बच्चों में मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हो रही है, बच्चे बचपन से ही बर्थ डिफेक्ट लेके पैदा हो रहे हैं, फीटल एबनॉर्मेलिटी हो रही है, अब इतनी स्टिल बर्थ हो रही है, हर चीज की मतलब डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है बस, है ना। बस इस वजह से बढ़ रहा है, बस छोटी छोटी सी जो लोग इग्नोरेंस में है, जो पता ही नहीं है कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपको ही बाद में भुगतना है। सोचो आपका बच्चा बीमार है तो आप उसके ट्रीटमेंट में पैसे लगाओगे, आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, फिर भी वो ठीक नहीं होगा, तो बेटर है ना कि आप अपनी ये आदत छोड़ दो। तो आई थिंक इसलिए कि लोग बहुत ज्यादा सोसाइटी में अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत जरूरी है, पर दिस थिंग डज नॉट मेक यू कूल। क्योंकि एक तो होता है कि अरे यार, कुछ लोग मेरे को ऐसा लगता है ये चीज फॉलो करते हैं, इवन ये एक दर्शन भी है कि आप एक बार जीतो, करेक्ट। तो आप चीज फॉलो करो, आपको सब चीज ट्राई करनी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है। हमारे पुनर्जन्म के कर्म और हमारे इस जन्म के कर्म हमारी आगे की लाइफ और इस लाइफ के जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं उनको डिसाइड करते हैं। करेक्ट। तो आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो या आपके कारण किसी और को प्रॉब्लम हो। एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जो दिखाया जाता है, वो जो बच्चे मूवीज में देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो अल्कोहल पी रहे हैं और अपने आप को एकदम उस स्टेट में ले आते हैं कि हाँ दिस थिंग इज वेरी कूल ना, अगर हम पार्टी में हैं तो अल्कोहल इज इम्पोर्टेंट। नो, ऐसा नहीं है। फिर क्या चीज आपको एक्चुअली कूल बनाती है ना, कि आप कितना अपने कल्चर को फॉलो करते हो, आप कितना अपने लिए सेल्फ अवेयर हो, आपकी कॉन्शियसनेस कितनी डेवलप्ड है, इन चीज से कूल बनते हो। आप इन चीजों से कूल नहीं बनते, इन चीजों से ना आप कहीं के नहीं रहते, ना तो आप फॉरेन के रह रहे हो, ना तो आप वेस्ट के रह रहे हो, ना आप इंडिया के रह रहे हो, आप बीच में लटक गए हो। करेक्ट। करेक्ट। तो यही मैंने कल ही एक इंटरव्यू लिया है, वो भी कृष्णा डिवोटी हैं, और स्ट्रॉबेरी फील्ड्स योगा के नाम से उन्होंने एक अपना इंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी है, और वहाँ पे जो ड्रग एडिक्ट होते हैं और अल्कोहल लेते हैं, ये लेते हैं, उनके लिए, उनको मतलब हीलिंग के लिए काम करती है वो, यूएस के अंदर। अभी आज ही मैंने डाला है, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वो देखें। वो उनकी खुद की स्टोरी ये है कि उनकी, क्योंकि जो पेरेंटिंग थी वो ठीक थी नहीं, उनकी मदर ने कई शादियां करी, मतलब यूएस में तो आपको पता ही है, ये बहुत कॉमन है कि आप 5-7 शादियां कर लेते हो, तो वो डिवोर्स करी, शादी करी, तो ये बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, और ये खुद जो है अल्कोहल लेनी शुरू कर दी 13 साल में। सी बिकम द एडिक्शन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, बहुत बुरी तरीके से, फूड डिसऑर्डर भी हो गया बोल रही थी। तो ये सारा होने के बाद नाउ सी बिकम अ कृष्णा डिवोटी, और आज सी इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब। वो योगा सिखा रही हैं, वो जो आपके जो है ये जो ड्रग के लोग हैं, और जो बच्चे जो हैं वहाँ पर कन्विक्टेड हो जाते हैं क्राइम में, इसमें जो इनका डिटेंशन सेंटर है वहाँ पर जा कर के उनको योगा सिखाना, उनको क्लास देती हैं। तो वो इतना फैंटास्टिक जॉब कर रही हैं, और कृष्णा की भक्ति भी कर रही हैं। आप उनका इंटरव्यू देखें, बहुत ही मतलब एक स्टोरी है। तो मैंने ये क्वेश्चन में इसलिए आपसे पूछा बिकॉज यू आर बीइंग अ डॉक्टर, आपने ये बात मेरे को समझनी थी कि देखो, आदमी अल्कोहल लेने में, ड्रिंक करने में मतलब कोई वो नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई आदमी को करना चाहिए, औरतों को नहीं करना चाहिए। वो मेरा क्वेश्चन नहीं था। माय क्वेश्चन वाज कि ये रेशियो बढ़ रहा है, और मैंने अभी किसी सदगुरु का या किसी का तो इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने कहा कि विमेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज आप किसी एक नए उसको जन्म देते हो तो बहुत ज़्यादा जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माँ की बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा उन्होंने कहा शायद बॉडी भी ऐसी बनी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करे। तो कुछ इस तरह की बात करी। तो मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस यू आर अ डॉक्टर, तो मेरा पूछने का वो भी एक रीज़न था।
तो ये दो तीन चीजें मैंने देखी हैं, जबकि मैं अभी जैसे आई एम इन नॉर्वे, तो यहाँ पर उल्टा है। जो यहाँ के लोग हैं ना, एनीवे यहाँ की पॉपुलेशन है जो ड्रिंक कर रही है, बट ऐसी भी पॉपुलेशन है जो वीगन हो गई है, मतलब जो मिल्क बने प्रोडक्ट तक नहीं खाते हैं, एनिमल से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको तक नहीं खाते हैं। आप मांस मदिरा तो छोड़ दो। और यहाँ पर भी कृष्णा इस्कॉन का मंदिर है, हम जाते हैं वहाँ पे। वो सनातनी देवी जो उसके प्रेसिडेंट है यहाँ की इस्कॉन की, उनका इंटरव्यू है मेरे उसमें, आप देखें पिछले साल का इंटरव्यू है। तो यहाँ पर जो सोसाइटी है वो हमारे वैदिक कल्चर को समझ रही है, हमारा कल्चर फॉलो कर रही है। अच्छा, हमारे वाले उल्टा कर रहे हैं। तो नहीं है प्रभु जी, मैं एक बात शेयर करूंगी। मेरे क्योंकि अभी हम लोग यंग हैं, यूथ है, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग पूछते हैं कि चलो हम ना वहाँ चलते हैं, क्लब चलते हैं, हम घूमने चलते हैं। तो एक बार मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्यों जाते हैं क्लब, मतलब क्या जानना, मोटिव क्या है क्लब जाने का ना। तो उन्होंने बोला कि क्लब इसलिए जाते हैं कि हम ना अपनी जो भी टेंशन है ना उसको हटा के वहां पर एक वो ड्रिंक इसलिए करते हैं कि वो एक हाई स्टेट में चले जाएं और वो बिल्कुल अपनी सेल्फ एक जो उनकी इनर सेल्फ है उसको एक्सप्लोर कर पाए और एक्सट्रोवर्टली सबके साथ में इन्वॉल्व हो पाए, इसलिए वो क्लबिंग जाते हैं। लाइक ओके, अगर हमारा ये मोटिव है जाने का, तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम मेरे साथ कीर्तन में चलो, और अगर तुम वहां बिना अल्कोहल के ये चीजें ना एक्सपीरियंस करो तो मेरा नाम बदलो। सही बात है, सही बात है, दैट इज ट्रू। आप एक कीर्तन पार्टी जो जहाँ कीर्तन हो रहा हो ना, जहाँ हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, एक आप वहां चले जाओ, एक आप क्लब चले जाओ। मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक जो वहां सुकून मिलेगा ना आपको, जहां जाके आप अगर आप 4 घंटे भी वहां कीर्तन चलेगा ना, आप 4 घंटे नॉन स्टॉप डांस करोगे वहां, आराम से, आराम से। फिर भी आप थकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो मेंटल इंजॉयमेंट होगा ना वहां पे, जो मेंटल आपके जो पूरे बॉडी के सेंसेस हैं वो उस स्पिरिचुअल चीज में इन्वॉल्व होंगे ना, वो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ देंगे, एक सेंस ऑफ कामनेस देंगे। करेक्ट। और वहां के बाद में, क्लबिंग करने के बाद में क्या मिलेगा आपको? हेडेक, एब्सोल्युटली। बॉडी की 4 दिन आप बीमार रहोगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि ये सारे वर्ड आप सुन रहे हैं एक डॉक्टर से, प्रोफेशनल डॉक्टर से, तो आपको ये बातें अपनी लाइफ में, मैं तो अपने चैनल से ये मैसेज देते रहता हूँ और हर स्पिरिचुअल सेशन में पूछने की कोशिश करता हूँ। ये सारे मुद्दे हैं जो हमारे समाज को में विकार पैदा कर रहे हैं, बच्चों में विकार पैदा कर रहे हैं। तो ये ऐसी समस्याओं को हम इस फोरम पे उठाते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर प्रतीक्षा जैसे लोग इस चैनल पर आकर के इसके मैसेज अगर देते हैं तो कुछ ना कुछ असर व्यूअर्स को इस पर पड़ेगा। तो डॉक्टर प्रतीक्षा, मेरा लास्ट राउंड है जिसको मैं रैपिड फायर राउंड बोलता हूँ, जिसमें आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ उसमें एक का जवाब देना है, मतलब दो में से एक चूज करना है, और आप पास ऑन भी कर सकते हो, दैट एज यू विश। तो उसको शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड का है, इनर पीस और आउटर सक्सेस? इनर पीस। ओके। हार्ट और माइंड इन स्पिरिचुअल जर्नी? आई फील हार्ट, बिकॉज कृष्ण दिल में रहता है। करेक्ट, ओके, गुड। अच्छा, नेचर वॉक और टेम्पल विजिट? टेम्पल विजिट। ओके। व्हाट इज योर फेवरेट स्पिरिचुअल बुक और टेक्स्ट? Bhagavad Gita, no doubt. No doubt on that. Okay. I have two. I have many spiritual books, but these are my favorite. Okay. Yes, no doubt about it. No doubt. Next question is most inspiring spiritual figure? Srila Prabhupada, Ayendra Prabhu. Okay. श्री कृष्णा और राधा एलोन? श्री कृष्ण राधा रानी एक ही है, अलग अलग क्यों चूज करना उनको? ओके, गुड आंसर। ओके, भगवत गीता और भागवतम?
भागवत गीता, क्योंकि अभी तक मैंने गीता बहुत, मतलब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ी है, तो मुझे गीता से ज्यादा कनेक्शन है। अभी मैंने भागवतम बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं है तो। ओके, कर्म योगा और भक्ति योगा। भक्ति योग। ओके, गोलगप्पे, चाट और सलाद। प्रसादम। ओके, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर प्रतीक्षा, इट वाज अ नाइस टॉकिंग टू यू। और व्यूअर्स, मैं एक बार फिर डॉक्टर प्रतीक्षा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, और बहुत इंसाइटफुल सेशन आज का हुआ स्पिरिचुअल टॉक, और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और समस्याओं को हमने यहाँ पर उठाया है। और कोशिश करिए कि कैसे हम जो है स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, डिवोशन के माध्यम से उन समस्याओं को, जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं समाज की, जैसे स्ट्रेस की समस्या, अल्कोहल लेने की समस्या, ऐसी समस्याओं को आप कैसे इनसे निपट सकते हो, उसके ऐसे जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उन पर मैं बात करते रहूँगा। साथ में दूसरी सबसे बड़ी बात है, मेरी खुद की एनर्जी का सबसे बड़ा राज है कृष्ण भक्तों से बात करना, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो ये एम है कि मुझे कृष्ण भक्तों से बात करके ना कृष्ण की भक्ति जैसी ही लगती है। क्योंकि कृष्ण भक्त लोग भक्ति करते हैं और आप उनसे बात करते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो आपकी तरफ वो सारी पॉजिटिव चीजें आती हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक और किसी शख्स के साथ, एक और किसी कृष्ण भक्त के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और शांति बनाए रखें, और अपने जीवन के सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आप आसानी से निपटते रहें। हरे कृष्णा डॉक्टर प्रतीक्षा जी, थैंक यू सो मच। कृष्णा।